जय मां सरस्वती। आदरणीय निदेशक जी, साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा हर्ष का विषय है कि विद्यालय परिवार ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था कर रहा है। विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए वर्तमान समय में जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, इसे लेकर विद्यार्थियों के हितों के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। तो सभी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासों की लाभ लें और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं, समय खराब न करें और समय का लाभ लेते हुए घर पर स्वाध्याय से जुड़े। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आज विश्व परिवार दिवस है। विश्व परिवार दिवस जो भारतीय समाज और सभ्यता में आदि अनंत काल से वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुसार जो यह दिवस मनाया जाता है। इस समय सभी विद्यार्थी अपने परिवार के साथ है, परिवार के कार्यों में वो सहयोग करें और अपने बचे हुए समय में स्वाध्याय से जुड़े, जिसके लिए उनके पास पाठ्य पुस्तकें हैं और ऑनलाइन क्लासों की सहायता से वो अपने अध्ययन को आगे बढ़ाए, अग्रसर रहे और इससे जुड़े रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास विशेष रूप से कक्षा 10 के लिए है। पहला जो अध्याय है उससे जुड़ा हुआ है स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 तक के जो इसमें काल का वर्णन किया जाएगा कि इस काल में किस प्रकार भारतीय सभ्यता संस्कृति जो अपने एक उच्च स्तर पर थी। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व हम प्राचीन काल की जब बात करते हैं कि वैश्विक काल में भारत प्राचीन काल में विश्वगुरु था। सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि भारत हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो स्थापत्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योगों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, छोटे कुटीर उद्योगों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत अपने उच्चतम शिखर पे था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कारण से भारत में उद्योगों की सहायता से भारत में बहुत अधिक धन आता था और भारत का हर प्रांत, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो, तो वो बहुत ही उन्नत और समृद्ध था। तो प्यारे विद्यार्थियों, उस कालक्रम में भारतीय सभ्यता विश्व एक परिवार के रूप में देखी जाती थी कि पूरी जो वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा हमारे जीवन में थी, हमारे संस्कारों में थी और भारतीय सभ्यता के लोग भारत से बाहर दूर दूर तक, वैश्विक द्वीपों तक जाकर के जहाँ व्यापार करते थे, वहाँ अपनी सभ्यता का प्रसार करते थे, वहाँ अपने संस्कारों का प्रसार करते थे, वहाँ रहते थे, वहाँ से वो संबंध उनका बनता था। इस कारण से क्या होता था कि भाई जो लोगों का जुड़ाव होता था भारतीय सभ्यता के लोगों से, और भारतीय सभ्यता के लोगों ने वहाँ पर अपना शासन भी स्थापित किया। भारतीय सभ्यता के लोगों ने वहाँ जो अपना शासन स्थापित किया, उन दूरस्थ प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय सभ्यता के अंदर जो जलयान, उस समय उस काल में हमारे पास जलयान की व्यवस्था थी। नावों के द्वारा हम व्यापार करते थे, सुदूर पूर्व के द्वीपों के द्वारा मध्य एशिया, यूरोप, दूर दूर तक हमारा व्यापार था। ये लगभग 6000 वर्ष पूर्व की बातें हैं। 6000 वर्ष पूर्व के इतिहास में हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार इन जलयानों के माध्यम से दूर दूर के प्रांतों में भारत व्यापार करता था और इनसे जुड़ा हुआ था। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें सिंधु सरस्वती सभ्यता की, कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल में, यानी लगभग आज से 5000 साल पहले की जहां हम बात करें, तो 5000 साल पहले भारतीय सिंधु सरस्वती सभ्यता में नगर नियोजन एक उच्च कोटि का नगर नियोजन था। तो ये नगर नियोजन बताता है कि उस काल में भारतीय लोग कितने उन्नत थे। उसके बाद हम देखते हैं वैदिक सभ्यता के अंदर, वैदिक सभ्यता के अंदर सांस्कृतिक मूल्यों को हम देखते हैं कि भारत किस प्रकार के उच्च स्तर पर था। फिर रामायण काल में और महाभारत काल में जो सभ्यता जो आगे बढ़ी, इस काल में हमने देखा कि किस प्रकार से नैतिक मूल्यों के साथ भारतीय लोग अपना जीवन यापन करते थे हर काल में। इसके बाद है जनपद काल। जनपद छोटे छोटे जनों के रूप में, छोटे छोटे राज्यों के रूप में जो शासन किया, उसे जनपद काल कहा जाता है। जनपद काल के बाद में 6वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्व लगभग महाजनपद काल आया।
महाजनपद काल के बारे में हम इस अध्याय में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि किस प्रकार छोटे छोटे जो जनपदों से बड़े जनपदों का निर्माण हुआ। इसका मुख्य कारण रहा कि छोटे जनपद से बड़े जनपद बनने का कि उस समय जनसंख्या थोड़ी बड़ी, सामाजिक समझ बड़ी लोगों की, और लोहे का आविष्कार बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। बिहार हो गया, उत्तर जो है प्रदेश हो गया, यहाँ पर लोहे का उत्पादन तेजी से बढ़ा। इसकी वजह से जो है ज्यादा से ज्यादा इसका निर्माण किया जाने लगा, वस्तुएं बनाई जाने लगी, हथियार बनाए जाने लगे, और इससे इसकी सहायता से जो है यह आगे बढ़ने लगा। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर वैदिक काल में जो हम देखते हैं जनपद व्यवस्था है, उस जनपद व्यवस्था से महाजनपद की ओर 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय सभ्यता बढ़ने लगी, और भारतीय सभ्यता के इसकी जो बढ़त हुई, इसकी वजह से जो है एक बड़े पैमाने जो जनपद व्यवस्था थी, हमने देखा कि जनपद व्यवस्था के अंदर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों की समझ बढ़ी, सामाजिक कंट्रोल बढ़ा, और साथ ही मतलब लोहे का मुख्य रूप से इसमें प्रभाव रहा। लोहे का ज्यादा उत्पादन हुआ उत्तर प्रदेश में, बिहार के अंदर ये मेन क्षेत्र रहा। तो यहाँ जैसे उत्पादन बढ़ा, जैसे जैसे क्या है जनपद से ये व्यवस्था महाजनपद की ओर गई, क्योंकि इस काल में जनसंख्या वृद्धि भी हुई। जनसंख्या वृद्धि होने से इसके अंदर धीरे धीरे बढ़ावा हुआ, और एक तरह से जनपदीय व्यवस्था आगे जाकर 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है महाजनपद व्यवस्था की तरफ बढ़ी। यानी छोटे छोटे प्रांतों से, छोटे छोटे राज्यों से बड़े विशाल राज्यों का निर्माण होने लगा। इसके अंदर जो साम्राज्यवादी लालसा भी थी राजाओं की, जो राजा योग्य थे और अपना क्षेत्र बढ़ाना चाह रहे थे, ऐसे राजाओं ने क्या है अपना साम्राज्य का विस्तार किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह काल था 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। इस काल में जनपद से यानी छोटे छोटे राज्यों से बड़े बड़े राज्यों की ओर जो है भारतवर्ष बढ़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये काल एक बहुत ही बदलाव का काल था। इस समय इस काल में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत के अंदर उस समय लगभग 16 महाजनपद पाए जाते थे। 16 महाजनपद। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन महाजनपदों में हम देखेंगे महाजनपद काल, यह 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व का समय था। इस पूरे काल को महाजनपद काल कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत एवं शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जो महाजनपद कहलाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ था, इसके अनुसार उस समय भारत में लगभग 16 महाजनपद पाए जाते थे। तो उन 16 प्रमुख महाजनपदों के नाम है काशी, कुरु, अंग, मगध, बज्जी, मल, चेदी, वस्त, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कम्बोज। ये प्यारे विद्यार्थियों वो 16 महाजनपद का है जो उस समय भारतवर्ष में पाए जाते थे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 2 प्रकार का तंत्र पाया जाता था, एक तो राजतंत्रात्मक और दूसरा है गणतंत्रात्मक। 2 प्रकार का तंत्र उस समय भारत में विकसित था। ऐसा नहीं था कि भाई पूरे के पूरे ही राजा जो है मतलब तानाशाही से शासन करते थे, या ऐसा भी नहीं था कि भाई पूरा का पूरे ही जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। दोनों ही व्यवस्था प्राचीन कालीन भारत में पाई जाती थी। प्यारे विद्यार्थियों, राजतंत्रात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था होती थी जिसमें राजा ही प्रमुख होता था, वो ही सर्वे सर्वा होता था और वो निरंकुश होता था, यानी वो अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए राजा निरंकुशता से शासन करता था। अन्य मंत्रियों की और अन्य कर्मचारियों की, पदाधिकारियों की वह इतना सम्मान या इतना प्रभाव या इतना महत्व नहीं था जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 प्रकार का तंत्र उस समय पाया जाता था,
गणतंत्रात्मक। अब हम देखेंगे राजतंत्रात्मक व्यवस्था में कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण महाजनपद थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंदर 2-4 ऐसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद थे वो थे कौशल, वत्स, अवंती और मगध। ये 4 महाजनपद जिनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी राजा यहाँ पर स्वेच्छाचारी तरीके से शासन करता था। प्यारे विद्यार्थियों, और कुछ गणराज्य भी थे जिनके नाम हम यहाँ बताएंगे। पहला जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा सुकुमार गिरी के भग्य, अल्प कम के बुली, केशुपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदे। ये वो प्रमुख महाजनपद थे जहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अब गणतंत्रात्मक व्यवस्था का अर्थ यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर भी राजा होते थे, लेकिन राजा उतने निरंकुश नहीं होते थे जितने राजतंत्रात्मक व्यवस्था में होते। यहाँ पर क्या कि गणतंत्रात्मक तरीके से एक संस्था होती थी जिसे संस्थागार कहा जाता है। इस संस्थागार के बारे में हम थोड़ा आगे जानेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार दोबारा हम इसको समझेंगे कि भाई भारत में 6ठी शताब्दी ईसी पूर्व के लगभग जो जनपद से महाजनपद की ओर भारतवर्ष बढ़ा, उसके अंदर 16 प्रमुख महाजनपद थे। इन महाजनपदों का वर्णन हमें बौद्ध ग्रंथ के एक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के द्वारा हमें ज्ञात होता था कि उस समय 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों के नाम हम एक बार फिर देखेंगे। भाई काशी, कुरु, अंग, मगध, बज्जी, मल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसी पूर्व के लगभग भारतवर्ष में पाए जाते हैं। अब ये 2 प्रकार के थे, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। इसके बारे में आपको बता दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भारतवर्ष में यह स्थिति थी तो उस समय राजस्थान में क्या स्थिति थी, राजस्थान में किस प्रकार की व्यवस्था थी या कौन से जनपद थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में उस समय 4 प्रकार के जनपद थे, जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सिरी। प्यारे विद्यार्थियों, ये 4 जनपद थे राजस्थान के अंदर भी। अब हम देखेंगे कि महाजनपदों की शासन प्रणाली कैसी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, महाजनपदों के अंदर शासन मुख्य रूप से कुलीन परिवार के हाथों में रहता था। जो कुलीन परिवार थे और उन परिवारों के सदस्य थे वही शासन अपने हाथ में रखते थे। दूसरी विशेषता, संस्थागार गणराज्यों की सबसे बड़ी संस्था होती थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, गणराज्य के जहां वर्णन आया पीछे हमने देखा इन गणराज्यों के बारे में, तो इनके अंदर संस्थागार नाम की एक संस्था होती थी। उस संस्थागार में सदस्य होते थे, वो कुलीन परिवारों के सदस्य होते थे और वो किसी भी विषय के ऊपर जो है चर्चा करते थे और चर्चा करके निर्णय लेते थे। यदि बहुमत से निर्णय हो जाता है विषय के ऊपर तो मतदान नहीं होता था, और किसी विषय के ऊपर अगर वाद विवाद होता है तो फिर मतदान कराया जाता था। मतदान कराने की प्रक्रिया के अंदर लकड़ी की सलाखाएं काम में ली जाती थी जो विभिन्न रंग की होती थी और उस पर मतदान करा के फिर निर्णय लिया जाता था। तो यह व्यवस्था उस प्राचीन काल में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत आती थी। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इन जो महाजनपद है, इन महाजनपद के अंदर एक प्रमुख जनपद मगध के बारे में जानेंगे। मगध जो था उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग मगध के अंदर नंद वंश का शासन था। नंद वंश का राजा धनानंद बड़ा ही अत्याचारी था, स्वेच्छाचारी था, निरंकुश था। वह मन मर्जी से शासन करता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, धनानंद के काल में
हमने जैसा पूर्व कक्षाओं में पढ़ा और जाना है कि उस समय जो यूनानी आक्रमण का भी भय था, तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित किया और पराजित करके मगध का सिंहासन अपने के ऊपर वो बैठा और उसने जो उसको यूरोपीय जो यूनानी शासक था उसको हराया। तो प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईस्वी पूर्व के लगभग और 298 ईस्वी के लगभग उसका शासनकाल रहा। उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीत करके यूनानी शासक को हराया। साथ ही अखिल भारतीय विशाल साम्राज्य चाणक्य की सहायता से उसने स्थापित किया। पंजाब, सिंध, मगध और पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत के ऊपर विजय प्राप्त की। प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब यूनानी शासक को सेल्यूकस निकेटर को हराया तो उसके जब समझौता हुआ, संधि हुई, तो उसने क्या है मतलब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया और बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी दिए। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार उस समय यूरोपीय आक्रमण को भी जो है मतलब असफल करने का श्रेय चंद्रगुप्त को जाता है। यह इसने चाणक्य की सहायता से किया। इसके बाद मौर्य वंश के अंदर बिंदुसार शासन पर बैठा। 298 ईस्वी पूर्व के लगभग इसने 272 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद में तीसरे नंबर पर इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक आता है अशोक महान। अशोक ने 273 ईस्वी के लगभग से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। अशोक अपने काल का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा। इसको महान शासकों की श्रेणी में लिया जाता है। इसने प्रारंभ में कश्मीर विजय प्राप्त की और उसके बाद में इसका महत्वपूर्ण युद्ध 261 ईस्वी में जो कलिंग के साथ हुआ। प्यारे विद्यार्थी, इस युद्ध के बारे में कहा जाता है एक बहुत ही विशाल पैमाने पर युद्ध हुआ। 1 लाख के लगभग इसके अंदर सैनिक मारे गए, विशाल नरसंहार हुआ। जब इस युद्ध के अंदर अशोक जो है विजयी हो गया, अपने दरबार के अंदर जब अशोक घूम रहा था उस समय एक बौद्ध भिक्षुक इससे मिलने के लिए आता है। बौद्ध भिक्षुक जब मिलने के लिए आता है, इसके सैनिक इसको कहते हैं अशोक को कि भाई आपसे मिलने के लिए बौद्ध भिक्षुक आया है। तो बौद्ध भिक्षुक जब इसके पास आता है तो उस समय राजा जो लोग होते थे वो विद्वानों का सम्मान करते थे। तो अशोक ने उनका सम्मान किया, उनसे चर्चा की और जब बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बताया कि भाई ये विजय है जो मैं देखना चाहता हूँ, अशोक जब वहां गया उस बौद्ध भिक्षुक के साथ तो अशोक का जो वहां नरसंहार के दृश्य देख करके अशोक का मन बदल गया। और प्यारे विद्यार्थियों, जब अशोक का मन बदला तो अशोक जिसकी पहले दिग्विजय और साम्राज्य विस्तार की नीति थी उसको अशोक ने छोड़ा और उसके बाद में अशोक ने परोपकार के कार्य और जनता की भलाई के कार्यों को करना प्रारंभ किया और वृक्ष लगाना, सराय बनाना, सड़कें बनवाना, तालाब खुदवाना, जलाशय का निर्माण करवाना, ये सब जो जनहित के कार्य अशोक करने लगा। इसीलिए अशोक को अशोक महान के नाम से जाना जाता है और आज भी अशोक का नाम इतिहास के अंदर चल रहा है, क्योंकि इसके परोपकारी कार्यों के बारे में और जन समूह के साथ जुड़े रहने के कारण अशोक का नाम संसार में चल रहा है। अशोक ने दूसरे धर्मों को भी बढ़ाने का प्रयास किया। कालांतर में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी जो है इसने भेजा। जैसे महेंद्र को श्रीलंका भेजा और अन्य देशों में भेजा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अशोक ने इसके लिए एक धम्म की घोषणा की। अशोक का जो धम्म था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि अशोक ने नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, यानी कि आम जनता के सामने अशोक ने कुछ आदर्श रखे कि आप इनका पालन करें।
उन आदर्शों को ही धम्म कहा जाता है। यह अशोक का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। अशोक अपनी घोषणाओं को अभिलेखों पे लिखवाता था, अभिलेखों पे लिखवा करके उनका प्रचार करता था। अशोक को यह प्रेरणा ईरान के राजा से मिली। तो प्यारे विद्यार्थियों, भेरी बॉस के स्थान पे उसने धम्म कोश को अपनाया। इसके अंदर लिखा होता था भाई कल्याण, आप लोगों का कल्याण करें, दया, दान, सत्य और कर्म शुद्धि, इनको ही धम्म बताया कि अगर आप इनके बिना जी रहे हैं तो आपका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। अशोक ने जनता के सामने आदर्श रखे और इनका जगह जगह शिलालेखों पर अभिलेख करवाया। प्यारे विद्यार्थियों, धम्म यात्रा अशोक ने इसके लिए अपने समय में स्वयं भी धम्म यात्रा की और साथ ही अपने कर्मचारियों को भी भेजा। अशोक ने धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जगह जगह भेजा। जैसा कि बताया, पुत्री को भेजा, अपने पुत्र को भेजा। धम्म मात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो देखते थे भाई कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है, धर्म का प्रचार, लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं या किसी को सताया तो नहीं जा रहा था। इस प्रकार अशोक की जो व्यवस्था थी वो हर प्रकार से उत्तम थी। अशोक सामाजिक कार्यों में भूमिका निभाता था, राजनीतिक भूमिका भी उतनी जिम्मेदारी से निभाता था, साथ ही परोपकार के कार्य में वो आगे था। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति हमें बहुत जरूरी है। विश्व कल्याण यानी केवल अपने देश का ही नहीं, वो विश्व कल्याण की बात करता था। प्यारे विद्यार्थियों, अशोक के काल के बाद में उसके उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य के अन्य शासक वो इतने योग्य नहीं हुए और अशोक के बाद में लगभग 50 वर्षों के शासन काल में जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, इस काल में कुणाल, संप्रीत, दशरथ, वृहद्रथ ये महत्वपूर्ण राजा हुए जिन्होंने शासन किया। वृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम राजा था, जिसकी पुष्यमित्र सुंग जो उसका सेनापति था, ब्राह्मण सेनापति था, इसने इसकी हत्या करके शासन के अपने अधिकार में ले लिया और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार दोबारा हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार भारत एक विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, विश्व को एक परिवार के रूप में देखता था। कैसे भारतीय सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता और रामायण महाभारत कालीन सभ्यता में बढ़ता हुआ उत्तर वैदिक काल की जो जनपद व्यवस्था थी उससे आगे बढ़कर के महाजनपद व्यवस्था के अंदर आया और महाजनपद व्यवस्था के अंदर किस प्रकार 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंदर जो है 16 महाजनपद थे। इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी और गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी। इन 16 महाजनपद में एक मगध जनपद था, जिसके अंदर कालांतर में जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से अधिकार किया और विदेशी आक्रमण को असफल किया। साथ ही पूरे भारतवर्ष को एक विशाल एकीकृत क्षेत्र में स्थापित किया। पहली बार भारतवर्ष के अंदर एकीकृत साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको आप कॉपी में नोट करें और देखें।